बच्चों, आज हम रीति काव्य पुस्तक की फर्स्ट यूनिट में संकलित आचार्य केशव दास की व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा बुंदेलखंड में पंडित काशीनाथ मिश्र के यहाँ हुआ था। केशव दास को पांडित्य अपनी वंश परंपरा में उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुआ था। संस्कृत के प्रकांड पंडित केशव के बारे में विख्यात है कि उनके यहाँ शुक, शुकी और पक्षी तक संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया करते थे। केशव दास की रचनाओं में प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शे और छंदमाला। केशव दास ने हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन भक्ति के एक छत्र साम्राज्य की सीमा को तोड़कर अपने पांडित्य का प्रबल समर्थन और प्रदर्शन संस्कृत काव्य शास्त्र के ग्रंथों को आधार बनाकर रीतिकाल के प्रारंभ में काव्य शास्त्रीय रीति परंपरा का शुभारंभ करके किया। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों के सृजन, पल्लवन, पुष्पन का श्रेय केशव दास को ही जाता है, क्योंकि केशव दास ने ही काव्यांगों जैसे कि रस, रीति, छंद, अलंकार, काव्य दोष, गुण, कवि भेद, कवि प्रसिद्धियों, काव्य वृत्ति, नायक नायिका भेद, रसावयव, काव्य उद्देश्य आदि का हिंदी में मौलिक सृजन करके स्वरचित उदाहरण भी दिए और काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात किया। केशव की भाषा संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा है, जिसमें बुंदेलखंडी के शब्दों की प्रचुरता है। इसके अतिरिक्त अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषा के शब्दों का भी केशव के काव्य में प्रचुरता से मिलते हैं। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, इसलिए इनके काव्य में दुर्हु शब्दों की अधिकता है, जिससे कि इनका काव्य क्लिष्ट बन जाता है। ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से भी केशव के काव्य में कठिनता आ जाती है। इसी कारण केशव के विषय में यहाँ तक प्रचलित है कि कवि को दे न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि जैसी संज्ञाओं से अभिहित किया था। परंतु कुछ स्थलों पर केशव की भाषा भावानुकूल रही है तथा सरस, सुबोध और सुहावनी शब्दावली भी दिखाई पड़ती है। केशव की रसिक प्रिया, कवि प्रिया की भाषा उनके अन्य काव्य ग्रंथों की अपेक्षा स्वाभाविक और मधुर है। केशव के काव्य में श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के अतिरिक्त अनुप्रास, संदेह, विरोधाभास, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। यदि केशव अलंकारों के इस अस्वाभाविक प्रयोग को त्याग कर कविता करते तो वे अधिक सशक्त होते। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य और रीति काव्य के प्रवर्तक थे। उन्होंने संस्कृत के साहित्य शास्त्र के आधार पर हिंदी में रीति ग्रंथों की रचना करके अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। रस, नायक नायिका भेद और अलंकार, इन रीति विषयों को लेकर केशव ने बड़े ही मौलिक ढंग से इनका विवेचन किया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का भी यही कथन है कि ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे ग्रंथों को चुनकर इकट्ठा करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी। वास्तव में देखा जाए तो केशव मुख्यतः आचार्य हैं और कवि के रूप में गौण हैं। उनके कवित्व पर आचार्यत्व की छाप दिखाई देती है। इसी कारण से उनका काव्य कल्पना की ऊंची उड़ानों और अलंकारों की चमक दमक से
चकाचौंध करने वाला है। सूर और तुलसी की भांति उनके काव्य में भावुकता या सरसता नहीं है, किंतु कला पक्ष की दृष्टि से वे महान हैं। हिंदी कविता में कलात्मकता की ओर झुककर चलने वाले वे प्रथम कवि हैं। उनका पथ इस कारण से एकदम नवीन और निराला है। पुस्तक में प्रस्तुत अंगद रावण संवाद रामचंद्रिका से लिया गया है। यह संवाद रामचंद्रिका में आए सभी संवादों से अधिक श्रेष्ठ और सफल है। संवाद को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि रावण और अंगद दोनों ही अपने व्यवहार कुशलता और वचन चातुर्य में एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं है। इस संवाद में रावण के प्रश्नों का उत्तर अंगद जिस कुशलता, मार्मिकता, वाक चातुरी और नीतिमत्ता से देते हैं, उसी कौशल के साथ रावण भी सब कुछ जानते हुए अंगद से प्रश्न पर प्रश्न करते जाते हैं। संपूर्ण अंश संवाद प्रयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन पड़ा है। इस संवाद के संबंध में डॉक्टर हीरालाल दीक्षित ने कहा है कि रावण और अंगद संवाद में दो प्रज्ञाशील, नीतिज्ञ, व्यवहार कुशल वीर अपनी बुद्धि और व्यवहार कुशलता का परिचय देते हैं। एक पराक्रमी राजा है जिसके आतंक से स्वर्ग के देवता भी कांपते हैं, और दूसरा युवराज है जिसके पिता ने रावण को भी अपनी कोख में दबा रखा था। रावण और अंगद दोनों ही मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी सामाजिक स्थिति के अनुकूल स्वाभाविक ढंग से बातचीत करते हैं। भाषा में कहीं भी शिथिलता नहीं है। रावण और अंगद दोनों ही बड़े चातुर्य से एक दूसरे पर व्यंग करते हुए प्रसंगानुकूल प्रतिपक्षी की हीनता और अपनी महत्ता दिखाते चलते हैं। निश्चय ही इस प्रसंग से कथा वस्तु के प्रवाह में गति आई है और उसमें रोचकता और मनोहरता का विधान हुआ है, तथा साथ ही साथ पात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र पर भी पूर्ण प्रकाश पड़ गया है। एक वाक्य में अगर कहें तो रामचंद्रिका से गृहीत यह संवाद सफल, रोचक और मनोहर है। इसमें काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष के साथ साथ नाटकीयता का भी सफल और पूर्ण विधान हुआ है।